हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक प्रजापति एक बार फिर से अपने चैनल रीड एंड लर्न विथ मिस्टर अभय में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पर डेली आपको करंट अफेयर्स से संबंधित वीडियो अपलोड की जाती है। तो आज है 16 अगस्त, तो आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल पर जल्द ही आपको मैथ्स की भी वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, हाल ही में किसे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? प्रो संतोष कुमार सिंह को हाल ही में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को आदेश जारी कर प्रदेश के 2 विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किए हैं। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सुधा राजीव को कुलपति बनाया गया। वहीं राजस्थान तकनीकी यूनिवर्सिटी कोटा में प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह को कुलपति नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। दोनों कुलपति की नियुक्ति अगले 3 साल के लिए की गई है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। प्रोफेसर सुधा राजीव साल 2016 तथा जोधपुर यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर रही हैं, जबकि प्रोफेसर संतोष फिलहाल दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में भारतीय वायुसेना अर्थात इंडियन एयरफोर्स किस देश के साथ होने वाली उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेगी? तो मलेशिया के साथ। ध्यान देना है आपको, उदार शक्ति द्विपक्षीय अभ्यास में भारत किसके साथ भाग लेगा? तो मलेशिया के साथ भाग लेगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना का एक दल मलेशिया में उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रहा है। भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना अर्थात RMAF अपना पहला द्विपक्षीय अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए आप। भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI और C-70 विमानों के साथ हवाई अभ्यास में भाग ले रही है, जबकि रॉयल मलेशियाई वायुसेना सुखोई 30 MKM विमानों के साथ उड़ान भरेगी। ठीक है, अगला पॉइंट आपके सामने। IAAF दल के सदस्यों को अपनी आपसी युद्धाभ्यास क्षमताओं पर चर्चा करते हुए RMF के कुछ बेहतरीन पेशेवरों में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सीखने का अवसर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए। 4 दिवसीय अभ्यास में दोनों वायुसेनाओं के बीच विभिन्न हवाई युद्धाभ्यास किए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र ने तमिलनाडु कि किस स्थान पर इन नए हाथी रिजर्व को अधिसूचित करने की घोषणा की है? तो अगस्त्य मलाई। ठीक है, ध्यान देंगे आप। भूपेंद्र यादव क्या हैं? केंद्रीय मंत्री हैं, और तमिलनाडु में एक हाथी रिजर्व अधिसूचित है, उसकी घोषणा उन्होंने कहाँ पे किया है? अगस्त्य मलाई में किया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह 1197 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होगा। इसे देश के मौजूदा 31 ऐसे ही संरक्षित क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा। अगला पॉइंट आपके सामने। पिछले 3 वर्षों में 3 हाथी अभयारण्य कर्नाटक में दांदेली, नागालैंड में सिंगफन और छत्तीसगढ़ में लेमरू को अधिसूचित किया। तो आपको ध्यान देना है, कर्नाटक में दांदेली, नागालैंड में सिंगफन और छत्तीसगढ़ में लेमरू को अधिसूचित किया गया। अगला पॉइंट आपके सामने है। वर्तमान में हाथी रिजर्व 14 राज्यों में 76,508 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। हर साल हाथियों द्वारा लगभग 500 लोग मारे जाते हैं और लोगों द्वारा प्रतिशोध में लगभग 100 हाथी मारे जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपके सामने। विश्व हाथी दिवस 2022 के अवसर पर भूपेंद्र यादव ने मानस टाइगर रिजर्व के महावत दांडेश्वर बोरो को गज गौरव पुरस्कार प्रदान किया। किसको प्रदान किया? महावत दांडेश्वर को गज गौरव पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। महिला IPL का पहला संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो ध्यान देंगे आप, मार्च 2023 में। जिस तरीके से पुरुषों का IPL होता है, ठीक उस तरह महिला क्रिकेट टीम का भी IPL किया जाएगा। तो 2023 में महिला IPL टीम का भी आयोजन किया जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बहुप्रतीक्षित और प्रतीक्षित महिला IPL मार्च 2023 से शुरू होने के लिए तैयार है। टूर्नामेंट 5 टीमों के बीच खेला जाएगा और इसके लिए 1 महीने की खिड़की आवंटित की जाएगी। ठीक है, BCCI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने PTI की पुष्टि की है। अगला पॉइंट आपके सामने है। BCCI के बड़े लोगों ने इस मुद्दे पर चर्चा की है और दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 विश्व कप के बाद टूर्नामेंट के लिए मार्च की खिड़की मिल गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो 14 अगस्त को। आपको ध्यान देना है, हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो 14 अगस्त को मनाया गया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हर साल स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर याद किया जाएगा। देश का विभाजन कैसे हमारे लिए विभीषिका बनी, इसे याद करने के लिए 14 अगस्त को यह खास दिवस मनाया जाता है। एक साल पहले यानी 14 अगस्त 2021 का दिन और आज यानी 14 अगस्त 2022 देश बंटवारे के दर्द को याद करते हुए यह दिवस मना रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभाजन के दर्द को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। ठीक है, अगला पॉइंट है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर 14 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री
गृह मंत्रालय की ओर से भारत सरकार का राजपत्र यानी कि गजट जारी किया गया था, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सही गई यातना और वेदना का स्मरण दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाएगी। मतलब कि जो हमारे सैनिक थे उनके बलिदानों के लिए यहाँ पे विभाजन विभीषिका दिवस 15 अगस्त से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2022 के शुभ अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो आपको ध्यान देना है 1082 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदों से सम्मानित किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2022 के शुभ अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो 1082 लोगों को। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1042 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक के लिए चुना गया है। 347 कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आपको ध्यान देना है। 87 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक और 648 कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने तटों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कौन है? उड़ीसा है। ठीक है, कौन सा राज्य? उड़ीसा है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उड़ीसा सरकार ने अपने तटों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात NIOT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपके सामने, समझौता ज्ञापन के अनुसार NIOT राज्य सरकार को तकनीकी मार्गदर्शन, डिजाइन और जलवायु अनुकूल तटीय सुरक्षा उपायों की रूपरेखा प्रदान करेगा। ठीक है, उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। तो उड़ीसा के लगभग 480 किलोमीटर की एक विशाल तटरेखा है और तटीय क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के संपर्क में। ठीक है, आपको ध्यान देना, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हैं। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मोहित बर्मन को नियुक्त किया गया। ठीक है, ध्यान देंगे, हाल ही में डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मोहित बर्मन को नियुक्त किया गया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। मोहित बर्मन को 11 अगस्त से 5 साल के लिए कंपनी का गैर कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वह अभी तक कंपनी के गैर कार्यकारी वाइस चेयरमैन थे। उन्होंने अमित बर्मन का स्थान लिया। ठीक है, डाबर इंडिया लिमिटेड तक एक भारतीय बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता सामान कंपनी है, जिसकी स्थापना 1984 में SK बर्मन ने की थी। तो ध्यान देंगे आप, डाबर इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी, SK बर्मन के नाम पर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके और आप अपने एग्जाम की तैयारी और अच्छे से कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।